देखिए कोई भी चीज़ बनने में ना बड़ा टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर मेंटेन की ना तो मैं टाइम देखती, 1 मिनट में मैंने क्या तैयार किया, 2 मिनट में मैंने क्या तैयार किया, 5 मिनट में मैंने क्या तैयार किया। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कहानी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी बात, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं तो इस पर बात करना ज़रूरी है। तो देखिए आजकल के ज़माने में कौन नहीं चाहता है कि उसकी एक अच्छी सी जॉब हो जाए, और वो जॉब अगर गवर्नमेंट जॉब हो तब तो बात ही अलग है। लोगों का नज़रिया ही बदल जाता है सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही, और आपकी जितनी भी आपके अंदर कमियां हैं ना वो सारी उसी में छुप जाती हैं, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी में हैं। तो ये बात सही भी है कि भाई सरकारी नौकरी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो लाइफ एक सिक्योर हो जाती है, हम सबकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, तो ज़रूरी है। तो कल मैं बात कर रही थी अपने साथ की, एक मेरी मैम थी मेरे साथ पढ़ाती थी, तैयारी उनकी अच्छी खासी है अभी भी, पिछले साल भी थी, कुछ नंबरों से उनका रह गया था। तो कल उनसे बात हुई तो बड़ी निराशा वाली बात वो की, जिसकी अब मैंने यही सोचा कि इतनी अच्छी खासी तैयारी जिसकी वो ऐसी बात क्यों कर रहा है कि मैम सीट बहुत कम है, और ये कहाँ हम लोगों का होगा, पिछली बार तो इतनी ज़्यादा सीट थी तब तो हुआ ही नहीं, इस बार कहाँ होगा। तो ऐसे प्रश्न आपके भी मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि दीदी सीट बहुत कम है, हम लोग का कहाँ होगा, इतनी ही सीट है तो क्या होगा। तो अगर आप लोग मेरी राय जानना चाहते हैं कि दीदी आप अपनी राय बताइए, तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती। आप लोग तो मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, और बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद जो परिवर्तन मेरी मतलब लाइफ में हुआ है, उस दृष्टि से मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करती। अगर मैं बहुत सालों से मैं तैयारी करती रहती और मैं असफल भी रहती, ठीक है, अब की बार अगर मान लीजिए आपके साथ मैं एग्जाम देती अगर, और मैं कई साल से मैं असफल भी रहती, या मैं पहली बार एग्जाम देने जाती, दोनों सिचुएशन में बताती, लेकिन मेरी सोच जो है ना वही रहती जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मेरी सोच ये रहती ना कि मैं ये सोचती ही नहीं कि कितनी सीट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर एक सीट भी रहती ना तब भी मैं फाइट करती, उसी तरीके से मैं फाइट करती, क्योंकि मुझे मालूम है कि वही एक सीट के लिए हम लोग जैसे लोग ही फाइट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास एक्स्ट्रा कुछ अलग से टैलेंट है या कुछ एक्स्ट्रा भगवान ने उनको दे दिया है कि वो आके वहाँ पे एक सीट हासिल कर लेंगे। वो हम लोगों जैसे ही होते हैं, बस अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि वो समझदार लोग होते हैं। और जैसे आप लोग सोच के परेशान हो जाते हैं ना कि सीट कम है, कब होगा एग्जाम। देखिए पढ़ाई के लिए आपकी तैयारी नहीं है, देखिए सही बात मैं बता रही हूँ कि पढ़ाई के लिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं, लेकिन आप इसी चक्कर में हैं, आप इसी में अपना ज़्यादा समय गंवा रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, सीट कम है, तो ये बात तो वो बात है ना। अगर आप ये सोचते कि अरे यार ये सब बात छोड़ के अगर मैं इसमें 2-3 टॉपिक तैयार कर लेता तो कितनी अच्छी बात रहती। तो समझदार लोग यही करते हैं, और समझदार लोग ना ये चाहते भी हैं कि अगला व्यक्ति जो है यही सोच के उलझा रहे हैं इन सब चीज़ों में, और वो इतने ही देर में वो 2-3 टॉपिक तैयार कर लेते। तो मैं आपकी जगह होती ना तो मैं टाइम देखती, 1 मिनट में मैंने क्या तैयार किया, 2 मिनट में मैंने क्या तैयार किया, 5 मिनट में मैंने क्या तैयार कर लिया, और इस तरह से करते करते मैं आधे घंटे में बताती हूँ मैं कितनी सारी रचनाएं मैं दोहरा लेती थी। नहीं भी याद रहता तब भी मैं बहुत कुछ याद कर लेती थी आधे घंटे के अंदर। सब लोग आधे घंटे इधर उधर बिता देते हैं, आधे घंटे अभी देखिए ना, आप बैठे बैठे लेटे लेटे आप मोबाइल चला रहे हैं ना, आधे घंटे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वही उसी आधे घंटे का 5-5 मिनट का 1-1 मिनट का अगर हिसाब रखेंगे आप ना तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो देखिए अब की बार आपको एक जज्बा आपके मन में ये होना चाहिए ना कि अब की बार आर या पार, मतलब करना है, या तो मतलब कुछ भी हो जाए मुझे करना है तो करना है, ये एग्जाम मुझे हासिल करना है तो करना है। आप जैसे ये सोचते हैं ना कि मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने वो त्याग कर दिया, है ना। आप जिंदगी में एक रिस्क लेना सीखिए। मैं बार बार कहती हूँ कि जिंदगी में एक रिस्क लीजिए और त्याग करिए चीज़ों का त्याग, लेकिन अफसोस के साथ नहीं कि उसका आप मातम भी मनाते रहें कि अरे मैंने तो ये त्याग कर दिया, मैंने तो ये छोड़ दिया, इसके पढ़ाई के चक्कर में ये कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, बड़ी खुशी बस, बल्कि आपको अपने को प्राउड होना चाहिए कि मैंने इस एग्जाम के लिए ये चीज़ छोड़ा, और अब जब मैंने त्याग किया ही है तो मैं ये एग्जाम निकाल के रहूँगा। ठीक है, तो ये जज्बा होना चाहिए कि इस बार आर या पार, मुझे किसी भी हालत में ये नौकरी चाहिए। रिस्क लीजिए। आप जिन चीज़ों को छोड़ रहे हैं ना, तो आपको ये लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यही चीज़ मुझसे एकदम हमेशा के लिए ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में रहे ही ना, कहीं ऐसा आप लोग सोचते होंगे, या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए मेरा। तो एक बार रिस्क लीजिए, सोचिए होगा जो होगा देखा जाएगा।
यही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, होगा जो होगा देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट होगा। लेकिन मैं तो अपना 100% से ऊपर वाला, जितनी जान है आपके अंदर उतनी जान फूंक दीजिए। बस एक बार मेहनत करने की बात है, और एक बार नौकरी लग गई ना तो आपका हौसला इतना बुलंद हो जाएगा कि आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा, और आप कुछ भी करने में आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। आप यही कहेंगे, जैसे आज मैं बोलती हूँ ना, आप कहेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी नौकरी ले सकता हूँ अगर मैं चाह लूँगा तो, अगर चाह लेंगे तो। देखिए, कोई भी चीज़ बनने में ना बड़ा टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर मेंटेन नहीं की रहूँगी, अगर मैं लापरवाह हो जाऊँगी, है ना, अगर मैं अपने आगे भविष्य के लिए आगे मैं अपना रास्ता नहीं बनाऊँगी तो मैं बहुत पीछे चली जाऊँगी। क्योंकि वही बता रहे हैं ना, बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो मुझे इन चीज़ों को मेंटेन करके अभी भी चलना पड़ता है। आप देखते होंगे कि मैं कितना मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए भी मैं समय निकालती हूँ, स्कूल जाना, घर परिवार देखना, बच्चे को देखना, अपनी पढ़ाई भी उसी में करना, सब कुछ, क्योंकि यही लाइफ है। और बहुत स्ट्रगल है, हम लोग तो बहुत कुछ नहीं है, बहुत लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। और जो इसी लाइफ में उलझा रहा, अपने आगे बढ़ता रहा, सब की कांटों को, जितने भी बाधाएं आ रही हैं सबको किनारे करते करते रास्ते में आगे बढ़ता रहा ना, एक दिन अपनी मंजिल तक वही पहुंचेगा और सबसे ऊंचे खड़ा होकर ना अपना परचम लहराएगा, जीत का परचम जो होता है लहराएगा। तो आपको ये जज्बा लेके चलेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है, कि इस बार आर या पार। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ, ठीक है ना। प्रेमचंद युग के अन्य, अभी कल हम लोग प्रेमचंद युग पढ़ रहे थे, तो प्रेमचंद की कहानियाँ भी हम लोग पढ़े थे और भी कुछ जाने थे कहानीकारों को। तो यहाँ पे और भी जो अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार हैं उनको भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है विशंभर नाथ शर्मा का। तो विशंभर नाथ शर्मा, अब इनकी कहानियाँ ये सब हैं, है ना, 6 कहानियाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 है इनका। तो याद कैसे होगा, तो विशंभर नाथ शर्मा, आपको नाम सोचना पड़ेगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो विशंभर नाथ शर्मा, मैं सोचती थी कि विश्वनाथ भगवान का मंदिर बनारस में है ना, विश्वनाथ, तो मैं वहाँ गई थी, तो इसीलिए मैं ना जब भी विश्व ऐसा टाइप का कोई भी नाम आता था तो मैं तुरंत वहीं से रिलेट करके मतलब मैं बना लेती थी कहानी, ठीक है। तो विशंभर नाथ शर्मा, तो मैं सोचती थी कि विश्वनाथ भगवान का मंदिर है। अब जैसे, लेकिन बार बार मैं इतना रिवीजन करती थी ना कि जैसे एग्जाम में आए तो मुझे कंफर्म रहे कि हाँ विशंभर नाथ शर्मा ही है ना, ऐसा ना हो कि नाम ही भूल जाए, विश्वनाथ या कुछ और याद आने लगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो विशंभर नाथ शर्मा, तो अब आप सोचिए कि विश्वनाथ भगवान के मंदिर आप गए हैं तो वहाँ पे गल्प मंदिर है, वो गल्प मंदिर है, ठीक है, विश्वनाथ का मंदिर। विशंभर नाथ शर्मा कह रहे हैं, आप ऐसे बोलिए, विशंभर नाथ शर्मा कह रहे हैं कि विश्वनाथ का मंदिर जो कैसा है वो गल्प मंदिर है, और वहाँ पे चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2 ऐसा लगा हुआ है। मंदिरों में चित्र बने होते हैं ना, तो आप ऐसा कल्पना करिए कि वहाँ पे चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2 बने हुए हैं। और कल्लोल कोई देवता हैं, कल्पना कर लीजिए, कल्लोल कोई देवता हैं जिनकी प्रेम प्रतिमा वहीं पर बनी हुई है और उस पर मणिमाला पहनाई गई है ना। सब मंदिर के अंदर का सीन मतलब एक क्रिएट करिए, है ना। कि विशंभर नाथ शर्मा कह रहे हैं कि विश्वनाथ मंदिर में वह एक गल्प मंदिर है जहाँ पे चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2 बना हुआ है, और कल्लोल की प्रेम प्रतिमा वहीं पर बनी हुई है जिस पर मणिमाला पहनाई गई है, मतलब मणियों की माला पहनाई गई है, लेकिन मणिमाला बोलिएगा। आगे देखिए, राय कृष्णदास। तो राय कृष्णदास, तो ये जो है ना, तो राय कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान राय बहुत देते थे, है ना, किसको, सुधांशु को। सुधांशु का मित्र था, कल्पना कर लीजिए, कृष्ण भगवान का, ठीक। तो राय कृष्ण, अब फिर लेकिन सीधा बोलिए, कृष्ण भगवान राय बहुत देते थे किसको, सुधांशु को, लेकिन सीधा बोलिए कि राय मतलब दिए जब कृष्ण भगवान सुधांशु को, तो क्या किए, तो राय जब कृष्ण दे रहे थे तो वो पहले अनाख्या करते थे सुधांशु से, है ना। अनाख्या मतलब व्याख्या एक तरह से, है ना, हम कल्पना करेंगे कि अनाख्या करते सुधांशु से, और कहते थे कि आंखों की था तथा अन्य कहानियां ये सब पहचानो, मतलब राय देते थे ना हमेशा वो कृष्ण भगवान सुधांशु को। तो कहते थे सुधांशु से, अनाख्या करते थे उसके सामने के सुधांशु से, और कहते थे कि आंखों की था मतलब सबकी आंखों की था, और तथा अन्य कहानियां पहचानो सबकी, ठीक है, ये राय देते थे। राय कृष्णदास, बार बार बोलिए ऐसे। राहुल सांकृत्यायन का 2 ही है, 7वीं के बच्चे, वोल्गो से गंगा, तो याद हो जाता था राहुल सांकृत्यायन। अब राहुल नाम पकड़ सकते, राहुल सिद्धार्थ के पुत्र राहुल, है ना, तो ऐसा था, तो 7वीं के बच्चे ऐसे कल्पना कर सकते हैं, हालांकि ऐसे याद हो जाएगा आपको, 7वीं के बच्चे, वोल्गो से गंगा। तो राहुल सांकृत्यायन का आप जानते हो कि ये घुमक्कड़ मतलब शास्त्र के लिए घुमक्कड़ त्रय में ये लोग आते हैं, तो घूमने में बहुत प्रसिद्ध है, तो भाई वोल्गो से गंगा तक ही घूमने जाते हैं, मतलब ऐसा आप बोल के कल्पना कर सकते, 2 ही है, इनका याद हो जाएगा आपको। तो शिव पूजन सहाय,
अब शिव पूजन से आए तो देखिए शिव का पूजन कौन करता है ज़्यादातर, आप देखते होंगे महिलाएं करती हैं, है ना। अब जब भी ये आता है शिवरात्रि आता है तो आप देखते होंगे महिला लोग लोटे में जल लेके जाती हैं चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए, लड़कियां महिलाएं, है ना, महिलाएं। तो शिव पूजन सहाय, तो शिव का पूजन करने के लिए महिलाएं जाती हैं, तो शिव पूजन सहाय पहला ही आ गया आपका महिला महत्व, ठीक है। शिव का पूजन कौन का महत्व कौन जानता है, महिला जानती है, तो महिला महत्व। और वहीं पे जब जाती है महिलाएं जाती हैं पूजा करने के लिए, तो वहीं पे कहानी का प्लाट है, मतलब बहुत सारे प्लाट खाली नहीं होते हैं, वहीं पे जमीन खाली होती है, तो कहानी का प्लाट है वहीं पे। कल्पना कर लीजिए मेरे तो घर के पास एक शंकर भगवान का मंदिर था, तो मैं कल्पना कर लेती थी कि वहाँ पे जमीन खाली थी, तो ऐसे कर ले, अच्छा वो कहानी का प्लाट था, अच्छा ठीक है, ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा ना मतलब अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक। आगे देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक ना, इनका है पद्मलाल पुन्नालाल। तो पद्मलाल पुन्नालाल, लाल लाल आ रहा है ना, लाल लाल दोनों में तो आता है लाल, पद्मलाल पुन्नालाल, ठीक। तो अंजलि इनकी झलमला गई थी, है ना, लाल हो गया था इनके हाथ की अंजलि, ठीक है ना, झलमला गई थी। पद्मलाल पुन्नालाल कह रहे हैं कि मेरी अंजलि झलमला गई है और अब मुझे उसमें कनक रेखा दिखाई दे रही है, हाथ की रेखाएं होती है ना, तो अंजलि को उससे आप मतलब कल्पना कर लीजिए। तो पद्मलाल पुन्नालाल मतलब लाल, एकदम लाल लाल दोनों में आ रहा है, तो कल्पना कर लीजिए कि हाथ एकदम लाल हो गया था उनका। तो वो कह रहे हैं कि मेरी अंजलि झलमला गई है क्योंकि, और इसलिए लाल हो गई है, तो उसमें अब मुझे कनक रेखा दिखाई दे रही है। अब देखिए बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, तो बद्रीनाथ से तुरंत मैं बद्रीनाथ केदारनाथ चली जाती थी, है ना, सोच लीजिए बद्रीनाथ केदारनाथ आप टीवी में देखे होंगे या जो लोग गए होंगे तो जानते ही होंगे, तो मैं तो नहीं गई हूँ, तो वहाँ का मंदिर मैं कल्पना कर लेती थी बद्रीनाथ। तो वहाँ पे देखिए, तो वहाँ का सीन आप सोचिए कि भाई कहीं पहाड़ पे कोई मंदिर है बहुत ऊंचे, तो क्या होगा, सुप्रभात वहाँ का कैसा होगा, एकदम परिवर्तनशील होगा ना, वहाँ का सुप्रभात भी एकदम परिवर्तन ला देता है ना। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जो है वो कहते हैं कि बद्रीनाथ में मतलब जब सुप्रभात होता है तो एकदम वो परिवर्तन ला देता है चारों तरफ, ठीक है। और उसके बाद सुदर्शन सुधा जो है, अब यहाँ पे सुदर्शन सुधा तो आप बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे सुधा आप कल्पना करिए, सुधा कोई लड़की है समझिए, ठीक। तो सुदर्शन सुधा जो है ना वो तीर्थ यात्रा करने जाती है वहाँ पे, है ना, और क्या लेके जाती है, सुदर्शन सुमन लेके जाती है, सुमन मतलब फूल, तो सुदर्शन सुधा है तो सुदर्शन सुमन लेके जाती है, कहाँ पे तीर्थ यात्रा करने जाती है, बद्रीनाथ, ठीक। अब देखिए तो वहाँ पे पनघट है, पनघट तो है ही भाई, वहाँ पे झरने होने नहीं, बहुत सारे पहाड़ों पे है पानी होने का वो सब, तो पनघट है वहीं पे, कल्पना कर लीजिए पनघट है, और वहीं पे नगीने लगे हुए हैं, पनघट पे नगीने लगे हुए हैं, है ना, नग टाइप के नगीने लगे हुए हैं, जिसको सभी लोग झरोखे से देखते हैं। वहाँ का नियम है कि सभी लोग झरोखे से देखते हैं। सब एक बार इमेज मतलब बना लेंगे दिमाग में, तो फिर बार बार सोचेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन कहते हैं कि बद्रीनाथ में सुप्रभात जो वहाँ का है परिवर्तन ला देता है, और सुदर्शन सुधा जो है तीर्थ यात्रा करती है सुदर्शन सुमन लेके, और वहीं पे पनघट है जिसमें नगीने लगे हैं, जिसको सब लोग झरोखे से देखते हैं। अब देखिए चंडी प्रसाद हृदयेश, तो चंडी प्रसाद, अब चंडी जी का तुरंत आप काली माता का मतलब आपके दिमाग में इमेज आ जाना चाहिए। तो नंदन निकुंज मतलब वन उनका सोचिए, निकुंज है टाइप का आ रहा है ना, तो सोचिए कि मतलब वन बहुत निकुंज टाइप का है, बहुत घना वन है ना। तो चंडी प्रसाद हृदयेश कहते हैं कि चंडी जो है माता वहाँ पे नंदन निकुंज में है, और वो वनमाला पहनी हुई है ना, वनमाला जैसे मुंडों की माला आप देखे होंगे ना, पहनती है काली जी चंडी, तो वनमाला पहनी हुई है और नंदन निकुंज में है, ऐसा कल्पना कर लीजिए आप। आगे देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी, तो भगवती का प्रसाद मतलब दुर्गा जी का प्रसाद कैसा है भाई, तो भगवती का प्रसाद जो है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी कहते हैं कि भगवती के प्रसाद में क्या बट रहा था, मधुपर्क बट रहा था। अब देखिए पर्क मतलब ये चॉकलेट एक आता है पर्क, आप जानते होंगे, तो उससे मैं मतलब पर्क आ रहा है ना, तो उससे मैं कल्पना कर लेती थी कि भगवती के प्रसाद में एक बार मधुपर्क बांटने लगा, है ना, और वो मिला कि इसको दीपमालिका को मिल गया, दीपमालिका एक लड़की थी, ठीक है। तो अब ये सब देख के ना पुष्करणी जो है उसके मन में एकदम हिलोर होने लगा, मतलब ये देखिए कि भगवती के प्रसाद में मधुपर्क बट रहा है, वो भी दीपमालिका को मिल गया। तो पुष्करणी जो एक दूसरी लड़की थी, उसकी सहेली थी, वो एकदम जलने लगी, उसके हृदय में हिलोर होने लगा। तो वो लगी कल्पना करने, कह रही है कि खाली बोतल तो मेरे सपने, जैसे खाली बोतल की तरह मेरे सपने हो गए हैं, है ना, खाली बोतल की तरह मेरे सपने हो गए हैं, अपने आप को वो कोसती है और कहती है कि ज्वार भाटा एकदम की तरह जिंदगी हो गई है मेरी, मतलब उसको क्योंकि मधुपर्क उसको नहीं मिला, किसको मिल गया था, दीपमालिका को मिल गया था, ठीक है, और ये भगवती का प्रसाद था, ठीक है। तो पुष्करणी के हृदय में हिलोर उठने लगती है, कहती है खाली बोतल मेरे सपने मतलब हो गए हैं और ज्वार भाटा की तरह जिंदगी हो गई है, एक बार उथल पुथल मतलब मचा हुआ है पूरा। और कला की दृष्टि से देखा जाए तो उपहार तो भाई सबको मिलना चाहिए, कला की दृष्टि से देखा जाए तो उपहार सबको मिलना चाहिए, इसके लिए अंगारे पे उतार चढ़ाव क्यों करना पड़ रहा है ना। वो कह रही है कि इतनी छोटी सी बात के लिए अंगारे पे उतार चढ़ाव मुझको क्यों करना पड़ रहा है, ठीक।
तो एक अच्छी सी कहानी आपकी बन गई। तो भगवती के प्रसाद मिला मधुपर के एक बार किसको, दीपमालिका को। तो पुष्करणी के एकदम हिलोर उठने लगा क्योंकि वो जलने लगी, उसको दिक्कत होने लगी। तो कही कि खाली बोतल की तरह मेरे सपने हो गए हैं और जिंदगी में ज्वार भाटा मतलब एकदम समझिए आ गया है। और कला की दृष्टि से देखा जाए तो उपहार तो सबको मिलना चाहिए, तो मुझे अंगारे पे इतना उतार चढ़ाव क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए विनोद शंकर व्यास। तो विनोद शंकर व्यास, अब विनोद शंकर कह रहे हैं कि विनोद शंकर जो है वो कह रहे हैं कि नवपल्लव जो है वो तुलिका बन गई है। ठीक है, विनोद शंकर कह रहे हैं कि नवपल्लव तुलिका बन गई है और भूली बात ये थी, मतलब उनको एक बात भूल गई थी। ठीक, विनोद शंकर कह रहे हैं कि मुझे एक बात भूल गई थी। विनोद शंकर कह रहे हैं कि नवपल्लव तुलिका बन गई है और भूली बात ये थी कि मणिद्वीप जो है वो नक्षत्र लोक में दिखाई दे रहा है। मणिद्वीप मतलब नक्षत्र में, आप आसमान में देखिए ग्रह नक्षत्र दिखाई देते मणियों के समान दिख रहा है, तो मणिद्वीप जो है वो नक्षत्र लोक में दिखाई दे रहा है। अब तो मैं 80 कहानियां लिखूंगा, मतलब एक मतलब उनके अंदर जोश आ जाता है। तो विनोद शंकर ना व्यास से कहते हैं, आप ऐसे बोलिए विनोद शंकर एक नाम है, व्यास अलग नाम है। ठीक, तो आप इसी तरह से आपको लेखक का नाम भी, कहानी का नकार का नाम भी याद हो जाएगा। तो विनोद शंकर व्यास से कह रहे हैं कि नवपल्लव जो है तुलिका बन गई है और भूली बात ये थी कि मणिद्वीप जो है ना वो नक्षत्रलोक में दिखाई दे रहा है। तो अब मैं 80 कहानियां लिखूंगा। अब देखिए जनार्दन प्रसाद झा द्विज। तो जनार्दन प्रसाद, अब झा आ रहा है ना, तो झ से झरना होता है ना, अब यहाँ पे और कुछ तो नहीं बन पाएगा। तो जनार्दन प्रसाद झा कहते हैं, ऐसे बोलिए जनार्दन प्रसाद झा कहते हैं कि झरना जो है ना, झरना में किसलय जो है, किसलय के साथ मालिका जाती है। ठीक है, किसलय भी एक मतलब कोई व्यक्ति है और मालिका भी कोई एक लड़की है। तो जनार्दन प्रसाद झा कहते हैं कि झरना में नहाने के लिए किसलय के साथ मालिका जाती है। तो क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ का पानी जो है ना मृदुदल है और मधुमयी है। मतलब मृदुदल मतलब आप कल्पना बहुत मृदुल है ना, पानी वहाँ का बहुत मृदुदल है और मधुमयी है। ठीक, आगे देखिए बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र जानते हैं, उग्र आदमी हो जाता है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए, है ना। क्यों उग्र हो गए? क्योंकि उनका चॉकलेट जो है ना शैतान मंडली लूट के लेके चली गई थी, है ना। मैं कल्पना करती थी कि बच्चों की शैतान मंडली बोलते ना, बच्चों की मंडली, तो मैं सोचती थी कि शैतान मंडली बच्चों की मंडली है और वो चॉकलेट बेचारे रखे रहे होंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र, उनकी शैतान मंडली मतलब चॉकलेट लेके लूट के चली जाती है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं क्योंकि चॉकलेट उनकी शैतान मंडली लेके भाग जाती है। तो उनके मतलब दिल में ना एकदम चिंगारियां मतलब उठ जाती हैं, उनके दिल में एकदम चिंगारियां उठ जाती हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब जो है ना इंद्रधनुष को मैं घोड़े की कहानी बना दूंगा, मतलब गुस्से में बोलते हैं, कहते हैं अब इंद्रधनुष को मैं घोड़े की कहानी बना दूंगा। और बलात्कार और निर्लज्जा ये तो दोजख की आग है, मतलब ऐसे बात करते हैं, कहते हैं बलात्कार और निर्लज्जा जो है ये दोजख की आग है। ठीक है, और क्रांतिकारी कहानियां जो है वो उग्र का हास्य हो गई हैं, क्रांतिकारी कहानियां जो है वो उग्र का हास्य हो गई हैं। और गल्पांजलि में रेशमी कपड़ा है। गल्पांजलि मतलब समझिए कोई मतलब बक्सा है या कोई कमरा है। गल्पांजलि में रेशमी कपड़े रखे हुए हैं जिसको पंजाब की महारानी ले लेती है ना। महारानी लोग रेशमी कपड़े पहनते हैं ना, तो आप कल्पना करिए कि गल्पांजलि में रेशमी कपड़े रखे हुए हैं जिसको पंजाब की महारानी ले लेती है और जब सारा आलम सोता है तब वो उसको पहनती है। ठीक है ना, जब सारा आलम सोता है तब वो उसको पहनती है। ठीक, आगे देखिए कुछ भी आप बना सकते हैं भाई। मुझे तो जो समझ में आता था, मेरे इर्द गिर्द जो चीजें दिखती थी मैं रिलेट करके याद कर लेती थी, है ना, और याद भी हो जाता था। इसी ट्रिक से आप जो बनाए उससे या मेरे जो हम बता रहे हैं इसी से कई बार रिवीजन करेंगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। बस आपको लास्ट मोमेंट तक आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, आगे देखिए चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनका चंद्रकला है, तो चंद्र से ही आप पकड़ लेते हैं चंद्रकला। भाई चंद्रगुप्त जो थे आप उनको याद करें, चंद्रगुप्त मौर्य को याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त विद्यालंकार हालांकि है लेकिन चंद्रगुप्त उनको याद कर लीजिए। भाई कितनी कलाएं थी उसके अंदर, चंद्रगुप्त जो राजा बन गया था मौर्य चाणक्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार, तो उसके अंदर तो भाई चंद्रकला थी। ठीक, बोलिए ये, लेकिन कल्पना करिए कुछ और। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो सूर्य की कांति जब पड़ती है कि लिली पर, है ना, लिली पर पड़ती है तो खिल जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो सूर्य की कांति तीन ही है, हालांकि आपको याद हो जाएगा, लिली, सखी, सुकुल की बीवी, तीन ही है इनका। लेकिन आप देखिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी के मतलब जब सूर्य की कांति पड़ती है, रोशनी पड़ती है लिली पर, फूल पर, लिली एक फूल होता है, लिली पर पड़ती है तो खिल जाता है। तो सखी जो है ना, सखी जो है उसको लेके सुकुल की बीवी को दे देती है। ठीक, अब देखिए
भगवती चरण वर्मा, तो भगवती के चरण में 2 बाके जाते हैं इंस्टॉलमेंट में। भगवती के चरण में, दुर्गा माँ के चरण में, भगवती के चरण में वर्मा बोलिएगा। भगवती चरण वर्मा के चरण में, भगवती के चरण में 2 बाके जाते हैं इंस्टॉलमेंट में, और जाके वहाँ पर कहते हैं कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मतलब उनके चरणों में जाकर गिर जाते हैं, है ना, और कहते हैं कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, अब मोर्चाबंदी करना पड़ेगा। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, अब मोर्चाबंदी करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारी वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी जो है उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारी वाजपेयी ने इनको, उग्र को क्या कहा है, हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। ये आपको थोड़ा सा किसने कहा है, किस लिए कहा है, क्यों कहा है, तो थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, उग्र की कहानी, उग्र की चिंगारियां जो है ना 12 कहानियों का संग्रह है। ये 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो इसमें ना उग्र मतलब नाम ही है इनका, तो इनकी विचारधारा मतलब इसमें ऐसा रहा होगा क्रांतिकारी विचार, तो इस कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको जब्त कर लिया गया। और निराला के सखी का सन 1945 में, ठीक है, निराला के जो सखी अभी आपने पढ़े ना ये वाला, तो 1935 में ये था, लेकिन फिर 1945 10 साल के बाद इसको चतुरी चमार के नाम से इसका क्या किया गया, प्रकाशन हुआ इसका 10 साल के बाद, यानी कि 1935 में था तो 1945 में चतुर चमार के नाम से इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए जितना पढ़िए उसको अच्छे से याद करिए, है ना, कि भूले ना। अभी इस समय रिवाइज कीजिए, सुबह कर लीजिए, 2-4 बार कर लीजिए, फिर जो कल अगर पढ़े थे 2 दिन पहले पढ़े थे उसको भी, कल जो पढ़े थे उसको भी, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। और बीच बीच में उपन्यास ना, मतलब इसको कहानी, जब कहानी पढ़ रहे तो कहानी ही पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए फटाक से। ठीक है, अपने हिसाब से भी आगे पढ़ के पढ़िए, फिर मैं जब मान लीजिए बताती हूँ तो आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए, फिर अगर नाटक पढ़ना तो पूरा नाटक पढ़िए, है ना, लेकिन जो 2 दिन पहले पढ़े हैं, 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़े हैं, याद किए हैं, उसको फटाक से 5-10 मिनट में रिवाइज करिए उसको। तो दिमाग में चीजें जितनी बार आप हिट करेंगे, डालेंगे दिमाग में चीजों को, तभी दिमाग में बैठेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।